हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जेओआईटी के लिए कंप्यूटर की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो टीसीएस के पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेगी। पिछले कुछ सालों में टीसीएस ने जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछ रखे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल हो, वो सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और बाकी इसके अलावा हिमाचल में जितने भी पिछले जेओआईटी के एग्जाम हुए हैं वो सारे एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा और भी कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस एमसीक्यू सीरीज का ये सेट 1 होने वाला है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपको बस करना इतना है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा आपको वीडियो पॉज करनी है, उस क्वेश्चन को आंसर करना है और फिर चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरीके से टोटल 30 में से आप चेक करिए कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डाटा इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी विशेष समय पर डाटाबेस में मौजूद डाटा को क्या कहा जाता है? इंटेंशन, एक्सटेंशन, बैकअप या फिर एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सटेंशन। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे जो है इंस्टांस भी पढ़ा होगा, तो अगर ऑप्शन में इंस्टांस होता तो इंस्टांस भी आपका करेक्ट आंसर होता, बट यहाँ पे इंस्टांस दे ही नहीं रखा है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटाबेस में डाटा को एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो एक्सटेंशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है, डाटा इन डाटाबेस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डाटाबेस इंस्टेंस या डाटाबेस स्टेट या फिर एक्सटेंशन। तो डाटाबेस के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी आपने डाटा स्टोर करके रखा है उसको या तो डाटाबेस इंस्टेंस बोल सकते हैं, डाटाबेस स्टेट बोल सकते हैं, डाटाबेस इमेज या स्नैपशॉट भी बोल देते हैं या फिर डाटाबेस एक्सटेंशन भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जाता है एग्जाम में। बाकी इसके अलावा इंटेंशन क्या चीज होती है? द कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर, स्कीमा और डिजाइन ऑफ द डाटाबेस। तो डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्कीमा होता है या फिर डिजाइन होता है, उसको हम इंटेंशन भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने अपने बैच में बहुत डिटेल में समझा रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल इन विंडोज व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग्स। विंडोज में सिस्टम सेटिंग्स में बदलाव करते समय यूजर अकाउंट कंट्रोल की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन 1, टू एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग्स, टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, टू मॉनिटर मेमोरी यूजेज एंड परफॉर्मेंस या टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस। विंडोज में सिस्टम सेटिंग्स में बदलाव करते समय यूजर अकाउंट कंट्रोल की भूमिका क्या रहती है? पूरे सिस्टम में बदलाव करने से पहले अनुमति के लिए प्रॉम्प्ट करना। यानी सिस्टम सेटिंग्स में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है आपसे एक प्रॉम्प्ट करेगा, पूछेगा कि वाकई ये आप चेंज करना चाहते हैं, और चेंज करने से पहले वो आपसे पासवर्ड वगैरह भी पूछता है। तो मेनली यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है ये एक सिक्योरिटी फीचर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई अनऑथराइज्ड चेंजेस ना कर सके, उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है विंडोज में अवेलेबल रहता है। बाकी इस सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है कुछ सिक्योरिटी टोकन्स यूज करता है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि किस यूजर को किस लेवल का जो है एक्सेस देना है कंप्यूटर में। तो जब भी एक यूजर लॉग इन करता है विंडोज में, तो विंडोज क्या करती है? एक सिक्योरिटी टोकन असाइन कर देती है उसको, जिसमें उसके राइट्स और प्रिविलेज जो है वो डिफाइंड रहते हैं कि किस लेवल का एक्सेस इस यूजर को प्रोवाइड करना है। तो दो टाइप के अकाउंट रहते हैं यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट रहता है जहाँ पे आपके पास लिमिटेड एक्सेस रहता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जिसमें आपके पास सिस्टम का पूरा एक्सेस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज। तो सबसे सरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, रॉबिन राउंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या फिर एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो सबसे सिंपल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? ऑप्शन 4, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। यहाँ पे जो जॉब सीपीयू के पास पहले आएगी उसे पहले प्रोसेस किया जाएगा, जो बाद में आएगी उसे बाद में प्रोसेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज पैकेट्स, पेज, फ्रेम्स या फिर सेगमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, फ्रेम्स। जब भी पेजिंग के दौरान फिजिकल मेमोरी को छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक किया जाता है तो उन ब्लॉक्स को हम फ्रेम्स बोलते हैं, और एक प्रोसेस जो होता है, एक टास्क जो होता है, उसकी लॉजिकल मेमोरी को छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक किया जाता है तो उसे कहते हैं पेजेस। तो पेजिंग के दौरान जो है इन पेजेस को यानी कि लॉजिकल मेमोरी ब्लॉक्स को फ्रेम्स के अंदर लोड किया जाता है। तो ये सारा पेजिंग का प्रोसेस मैंने बिल्कुल डिटेल में अपने बैचेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हैं फ्रेम्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं।
बाकी इसके अलावा डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। इंटरनेट में कौन से टाइप की स्विचिंग यूज की जाती है, सर्किट, टेलीफोन, पैकेट या फिर टेलेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 पैकेट। इंटरनेट के अंदर जो पैकेट स्विचिंग यूज की जाती है ये सभी को पता है। इंटरनेट पे जो भी डाटा सेंड किया जाता है उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक पैकेट में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, एक हेडर, एक पेलोड और एक टेलर। पैकेट के हेडर के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दिया गया होता है, कुछ एरर डिटेक्शन कोड उस पर असाइन किए जाते हैं और सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन उस पर असाइन की जाती है। क्योंकि पैकेट जो जब डेस्टिनेशन पे अराइव होते हैं तो वो सेम सीक्वेंस में नहीं रहते हैं, तो पैकेट को सेम सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए उसके ऊपर सीक्वेंसिंग की इन्फॉर्मेशन लगाई जाती है। बाकी पैकेट के अंदर जो एक्चुअल डाटा होता है उसे पेलोड कहते हैं। तो ये जो डाटा ये किसी इमेज का छोटा पीस हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है। बाकी पैकेट के टेलर के साथ या फिर फुटर के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है जिससे डाटा इंटेग्रिटी जो है मेंटेन की जा सके। तो ये कुछ मेन चीज़ें जो आपको पैकेट के बारे में पढ़नी है। और बाकी इसके अलावा अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग जो है 2 टाइप की रहती है, एक डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग और एक वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेटवर्क ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द ईच अदर इज नोन एज ग्रिड सिस्टम, लैटिट्यूड्स, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स या फिर लॉन्गिट्यूड। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो खींची जाती है उस सीरीज को हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डाटा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ऑप्शन 4 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आपको पता है आप डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और यही ऑर्डर जो है अल्फाबेटिकली भी चलता है। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। नेक्स्ट देखिए, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। तो GIGO किससे संबंधित है, एक्यूरेसी। ऑप्शन 4 यानी कि सटीकता से संबंधित है। तो GIGO का मतलब कंप्यूटर साइंस में यही है कि जिस तरह की क्वालिटी आप इनपुट में देंगे उसी तरह की क्वालिटी आपको जो आउटपुट में देखने को मिलेगी। अगर आप इनकरेक्ट और पुअर क्वालिटी का डाटा कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट भी उसी के हिसाब से मिलेगा, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, रोम। देखो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, वो मेमोरी जो चेंज नहीं होती। वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब हो गया नॉन चेंजेबल, यानी कि वो मेमोरी जो चेंज नहीं होती है। तो चेंज कौन सी मेमोरी नहीं होती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर का डाटा सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। आज के कंप्यूटिंग युग में किस कोड का उपयोग किया जाता है जिसे विश्व भर में स्वीकार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ASCII। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो अगर आप कंप्यूटर में ABCD एंटर करेंगे तो वो भी 0 और 1 के फॉर्मेट में वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। तो उस कन्वर्जन के लिए हमें कुछ कोडिंग सिस्टम यूज करने पड़ते हैं, उसमें से एक है ASCII। तो ASCII के 2 वर्जन है, ASCII 7 और ASCII 8। तो ASCII 7 में टोटल 128 कैरेक्टर्स अवेलेबल है और ASCII 8 में टोटल 256 कैरेक्टर्स अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा यूनिकोड और BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल भी यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा EBCDIC भी एक कोड होता है जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये जो EBCDIC कोड है ये मेनली IBM मशीन्स में यूज किया जाता है, बट ASCII जो है ये एक यूनिवर्सल कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 में अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा एल कैपिटन। नवंबर 2025 तक जो है एल कैपिटन दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था। इनफैक्ट अभी भी 2026 में एल कैपिटन जो है दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर एंड द QWERTY कीबोर्ड लेआउट वर इन्वेंटेड बाय गैरी स्टार्कवेदर, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, रॉबर्ट डेनेट या एंड्रयू बॉबिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, पहला प्रैक्टिकल टाइपराइटर या फिर QWERTY कीबोर्ड का जो लेआउट है वो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इन्वेंट किया था 1870s के अराउंड। बाकी गैरी स्टार्कवेदर ने लेजर प्रिंटर इन्वेंट किया था जिसका नाम था जेरोक्स 9700। रॉबर्ट डेनर ने पहली डायनामिक रैम इन्वेंट की थी और एंड्रयू बॉबिक ने मैग्नेटिक बबल मेमोरी इन्वेंट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वाइडली अडॉप्टेड लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी ईथरनेट वाज डेवलप्ड एट। तो ईथरनेट कहाँ पे डेवलप की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेरोक्स पार्क। तो जेरोक्स ने जो है ईथरनेट को इन्वेंट किया था, जो कि पहली वाइडली अडॉप्टेड लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन्ड फॉर IBM कंप्यूटर्स इन 1956। तो IBM कंप्यूटर्स के लिए पहला डिजाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, GMNAAIO। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एसपी मंडी में जो JOIT का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो रियल वर्क के लिए यूज किया गया था। तो वो है GMNAAIO, जिसका फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स, और NAA मतलब नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये बेसिकली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर रैन द फर्स्ट ग्राफिकल कंप्यूटर गेम। किस कंप्यूटर में पहली ग्राफिकल कंप्यूटर गेम रन की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडसेक। एडसेक के ऊपर जो पहली ग्राफिकल कंप्यूटर गेम रन की गई थी और उस गेम का नाम था टिक टैक टो। तो ये सारे फैक्ट जो है मैंने अपने नोट्स में कवर कर रखे हैं। बाकी ये गेम इन्वेंट किसने की थी? सैंडी डगलस ने। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू। तो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स? टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल्स, टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स, टू ओनली रिसीव कम्युनिकेशन सिग्नल्स, या टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल सोर्स ओनली। तो इसका सही आंसर होगा टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, यानी कि कम्युनिकेशन सिग्नल को रिसीव भी करते हैं सैटेलाइट और दोबारा रीडायरेक्ट भी करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस। तो वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस के लिए इसमें से किसका यूज किया जाता है? फ्लैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को एसोसिएटिव मेमोरी भी कहा जाता है, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज कॉल्ड एज 3 फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर्स। कौन सी कमांड है जिसको 3 फिंगर सैल्यूट बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, कंट्रोल आल्ट डिलीट। तो कंट्रोल आल्ट डिलीट से आपको पता है कि आप टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर वहाँ पे फ्रीज हो गया हो तो उसको फोर्सफुली क्लोज करना है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए तो तब भी आप इस कमांड का यूज कर लेते हैं। तो कंट्रोल आल्ट डिलीट को बोला जाता है 3 फिंगर सैल्यूट। नेक्स्ट देखिए, इन कंप्यूटर साइंस डाटा हजार्ड अकर्स व्हेन। तो कंप्यूटर में डाटा हजार्ड कब होता है? ऑप्शन 1, पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एक्सेस टू ऑपरेंड्स। ऑप्शन 2, परफॉर्मेंस लॉस। ऑप्शन 3, मशीन साइज इज लिमिटेड, या फिर ऑप्शन 4, सम फंक्शनल यूनिट्स इज नॉट फुली पाइपलाइन। तो कंप्यूटर में डाटा हजार्ड कब अकर करता है? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, व्हेन पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एक्सेस टू ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड आप सभी को पता है वो डाटा जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे ऑपरेंड्स बोला जाता है। तो पाइपलाइन के द्वारा जब भी ऑपरेंड को एक्सेस करने का सीक्वेंस अगर चेंज कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑर्डर में मिसमैच हो जाता है, यानी कि जो डाटा पहले एक्सेस करना था वो बाद में चला जाएगा, जो बाद में एक्सेस करना था वो पहले आ जाएगा। तो इस मिसमैच की वजह से कंप्यूटर साइंस में जो है डाटा हजार्ड अकर करता है, तो उसकी वजह से सारे जो भी रिजल्ट हैं वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैंसिलेशन ऑफ थ्रेड अकर्स ओनली व्हेन इट रीचेज अ। तो थ्रेड का कैंसिलेशन कब होता है? जब वो कैंसिलेशन पॉइंट पे पहुंचता है, या फिर एरर पॉइंट पे पहुंचता है, या वर्चुअल पॉइंट पे पहुंचता है, या फिर टारगेट पॉइंट पे पहुंचता है। तो एक थ्रेड का कैंसिलेशन आपको पता है कब होता है? जब वो कैंसिलेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता है थ्रेड क्या होता है? एक प्रोसेस को जब छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड किया जाता है तो उसको थ्रेड बोलते हैं। और एक थ्रेड जो है वो तभी कैंसिल होता है जब वो एक सेव पॉइंट पे पहुंच जाता है, और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चेक करता है, और तभी वो थ्रेड जो कैंसिल हो पाता है। इसके अलावा एक असिंक्रोनस कैंसिलेशन भी होती है जिसमें आप थ्रेड को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, बट इस चीज को जो बहुत कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अ डैश इज अ कंप्यूटर appliance or router that sits between the trusted and untrusted systems। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड सिस्टम्स के बीच में बैठता है? तो इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल के एक तरफ जो ट्रस्टेड सिस्टम होगा, दूसरी तरफ जो अनट्रस्टेड सिस्टम होगा, और फायरवॉल जो है डाटा को फिल्टर करने का काम करता है। जो भी डाटा फायरवॉल को लगता है कि सेफ है उसको वो पास कर देता है, अदरवाइज डाटा को वो वहीं पे ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द कर्सर फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो। तो कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो में कर्सर को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, टर्टल। लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके अंदर कर्सर को टर्टल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड फेजेस ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस के इनमें से कौन से वैलिड फेजेस हैं? ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओनली, डोरमेंट, प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। तो ये सारी फेजेस होती हैं एक वायरस की। सबसे पहले देखो डोरमेंट फेज आता है। तो डोरमेंट फेज के अंदर जो वायरस होता है वो हिडन रहता है, आइडल स्टेट में रहता है, और
वेट करता है एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए जहाँ पे वो एक्टिवेट हो सके। नेक्स्ट प्रोपेगेशन फेज आती है। प्रोपेगेशन फेज के अंदर एक वायरस जो है रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि खुद की ही आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और जो भी उस वायरस के अंदर कोड छिपा होता है उसको वो प्रोग्राम या फिर फाइल के अंदर जो है इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिगरिंग फेज। तो ट्रिगरिंग फेज जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहाँ पे वायरस जो है किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को अकर करने का वेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक यूजर जो है एक सेट नंबर ऑफ टाइम के लिए सिस्टम को रिबूट कर लेता है, तो उस टाइम पे ये ट्रिगरिंग फेज जो स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे वो वायरस जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिंग फेज। एग्जीक्यूटिंग फेज में वायरस अपना वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है जिसके लिए उसको बनाया गया था। इस फेज को जो है रिलीजिंग पेलोड फेज भी बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिंग फेज में जो वायरस है वो फाइल्स को करप्ट करना स्टार्ट कर देता है, या फिर डाटा आपका चोरी करना स्टार्ट कर देता है, या फिर सिस्टम को जो है डिसरप्ट करना जो स्टार्ट कर देता है। तो एक वायरस जब कंप्यूटर में एंटर करता है तो बेसिकली उसकी 4 फेजेस होते हैं: डॉर्मेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, ट्रिगरिंग फेज और एग्जीक्यूटिंग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आईटी मीन्स दैट द डाटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। आईटी के अंदर अगर डाटा एक्यूरेट भी है और कंसिस्टेंट भी है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डाटा सिक्योरिटी, डाटा अवेलेबिलिटी, डाटा बाइंडिंग या फिर डाटा इंटेग्रिटी। डाटाबेस के अंदर अगर डाटा जो है एक्यूरेट भी है, कंसिस्टेंट भी है, तो उसको बोला जाता है डाटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था जो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल करवाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। स्पीड डिफरेंशियल को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेमोरी बफर का नाम क्या है? कैशे, स्टैक पॉइंट, एक्यूमुलेटर या फिर डिस्क। तो स्पीड बफर को एडजस्ट करने के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है या फिर मेमोरी बफर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कैशे या फिर कैश मेमोरी। ये चीज मैंने पहले भी डिटेल में बता रखी है। कैश मेमोरी जो है रैम और सीपीयू की स्पीड के बीच में जो मिसमैच होता है उसको एडजस्ट करने के लिए कैश मेमोरी यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये तो सभी को पता है, रैम जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी इसके अलावा सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, द मेथड इज कॉमनली यूज टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। तो डाटा की इंटेग्रिटी वेरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ऑप्शन 2, हैशिंग। तो देखिए हैशिंग टेक्निक में क्या होता है, एक हैश फंक्शन जैसे कि MD5 या फिर SHA-256 इस तरह का एक जो है यूनिक फिक्स साइज स्ट्रिंग जनरेट किया जाता है, और ये यूनिक फिक्स साइज स्ट्रिंग जो है उसी डाटा का यूज करके जनरेट किया जाता है जिसे हम सिक्योर करना चाहते हैं। और अगर इन केस उस डाटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो ये हैश फंक्शन भी खुद को चेंज कर लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि डाटा के अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो इसलिए हैश फंक्शन का यूज किया जाता है या फिर हैशिंग टेक्निक का यूज किया जाता है डाटा की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिक्वायर मोर एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स देन एम्बेडेड सिस्टम्स। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में ज़्यादा एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए, दे रन ओनली वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, सिंप्लीफाइंग मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड नीड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, या फिर 4, दे रिलाई ऑन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ड्यू टू लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड नीड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। देखो, लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में ज़्यादा एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से उन्हें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, तो इसके अंदर इतने हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं होते हैं जितने लैपटॉप कंप्यूटर में होते हैं, तो इसलिए इन्हें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज करेक्टली इलस्ट्रेट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परस्पर निर्भरता को सही ढंग से दर्शाता है? यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? स्टेटमेंट 1, a device driver operating as application software to provide printing functionality, an operating system requiring a media player to manage hardware resources, a word processor functioning independently without the need of an operating system, या फिर 4, an antivirus program relying on system utilities to perform disk scans and रिमूव मालवेयर। तो इसमें देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, अ डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग
एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड प्रिंटिंग फंक्शनैलिटी। तो पहली चीज़ तो डिवाइस ड्राइवर जो है कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इसमें कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंस हमें नहीं दिखती है। दूसरा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरिंग अ मीडिया प्लेयर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी मीडिया प्लेयर की जरूरत पड़ती है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं पड़ती। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अ वर्ड प्रोसेसर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या वर्ड प्रोसेसर जो है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गलत होगी। लास्ट हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम रिलाइंग ऑन सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म डिस्क स्कैन एंड रिमूव मालवेयर। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो सिस्टम यूटिलिटीज का प्रयोग करता है ताकि वो डिस्क स्कैन परफॉर्म कर सके और मालवेयर यानी कि वायरस वगैरह रिमूव कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट जिसमें मैंने टीसीएस द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज कवर किए थे। अब आप लोग ऑनेस्टली कमेंट करके बताइए कि इसमें 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगर आपने 25 या 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही आंसर करे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। बाकी अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन भी करेक्ट करे हैं तो तब भी थोड़ी सी मेहनत और करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने 20 से कम स्कोर किया है, अगर वो अपने कंप्यूटर सेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने रिसेंटली एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसमें आपका कंप्यूटर सेक्शन और मैथ्स बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपका जीके वाला सेक्शन भी कवर किया जाएगा। उसमें टोटल 3 महीनों की कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, बट हमारी कोशिश है कि 2 महीनों के अंदर अंदर हम सिलेबस को खत्म कर लेंगे। और इस कोर्स में लगभग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो रेगुलर बैचेस में मिलती हैं। जैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1-to-1 सेशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो भी ये एमसीक्यूज आप देख रहे हो वो एमसीक्यू की सीरीज भी हम वहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। और इतना कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में। तो अगर आप हमारा नया क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं JOIT के लिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर स्टोर में जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।